9 मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बजे से चल रही इस बैठक में यानी कि 10 मई को शहर में होने वाले चुप ताजिया के जुलूस की तैयारी की चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा की व्यवस्था लखनऊ पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा था। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती को इशारे से बुलाया था। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निशानगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C33 में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। इस हत्या को पुलिस लूट की वजह से हुई हत्या के तौर पर देख रही थी, इसलिए एसपी क्राइम से कहा गया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं, जिसमें इलाके के लुटेरों की तस्वीरें हैं, ताकि चश्मिदों से हत्यारों की पहचान कराई जा सके। मकान के पहले ही कमरे में फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा कि इसको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई होगी। पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई इस हत्या को अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मच गया था। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में 2 लोग मौजूद थे। एक थी मृतक युवा की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले 2 लोग इस घर में आए थे। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने को कहा। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं, देशराज चाय बनाने जा ही रहा था कि उसे अंदर से गोली मारने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के कमरे से उनका मोबाइल फोन और एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक कवयित्री थी। अब तक पुलिस इस हत्या को अपराध की एक घटना के तौर पर देख रही थी। जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल फोन में मौजूद नंबर देखी और मैसेज पर पुलिस की नजर गई तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये सामान्य कवयित्री नहीं है। फोन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां, मंत्री, सांसदों और विधायकों का नंबर सेव था। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के एसपी अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती है। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना 7 बजे के शाम को दी थी। निधि के बार बार कहने पर पत्रकारों और सिपाहियों को एसएसपी ने उस जगह से दूर जाने को कहा। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी और उनके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमटी त्रिपाठी का बच्चा था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन के अखबारों में सुर्खियों में थी। उस वक्त अमरमटी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के कदावर मंत्री थे। इससे पहले वो साल 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे। अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कदावर ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान बन चुकी थी। वो साल 1989 से 1996 और फिर 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट में विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। मधुमिता शुक्ला की हत्या के अभियोग के बाद भी साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हत्या के अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अमरमणि पूरे समय के लिए अपने कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। राजेश पांडे के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अमरमणि ने शव को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर दिया था और उसके भ्रूण का नमूना तक उन्हें नहीं दिया ताकि उसका डीएनए जांच नहीं हो सके।
पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एक पत्रकार ने इसकी सूचना तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को दी। अनिल अग्रवाल के आदेश पर लखीमपुर खीरी से शव को दोबारा लखनऊ लाया गया। भ्रूण का डीएनए सैंपल लिया गया और उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला बताती है कि हम लोगों ने लखनऊ से 110 किलोमीटर का सफर कर लिया था और हर गांव पहुंच चुके थे। हमारा घर महज 25 किलोमीटर दूर था और हमें वापस लखनऊ जाने को कहा गया। शुरू में तो हमें संदेह हो रहा था कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दी गई, लेकिन सीआईडी के 2 अधिकारी पूछताछ के लिए अमरमणि त्रिपाठी के घर पहुंच गए तो उन्हें भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद काफी बड़ा था। सरकार के ऐसे फैसले से मामला न्यूज चैनलों और अखबारों की बड़ी खबर बन चुका था। इस दबाव और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग पर 1 हफ्ते बाद ही मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई साल 2003 को सीबीआई की टीम ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने ये जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंप दी थी। निधि शुक्ला का दावा है कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर सौंपा गया था। निधि शुक्ला बताती हैं कि मधु को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने पिछले 20 साल से कई दरवाजों पर दस्तक दी है, कई लोगों को पत्र लिखे, मेल किया। निधि शुक्ला के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया था कि मधु की हत्या के समय वो विदेश के दौरे पर थे और किसी विदेश अधिकारी ने अखबारों में इस खबर को देखकर उनसे पूछा था कि आपके देश में ये क्या हो रहा है। निधि का दावा है कि अटल जी को ये बात सुन के बहुत बुरा लगा था और इसके बाद अटल जी ने भारत में एक वरिष्ठ नेता को फोन भी किया था कि मेरे देश लौटने तक यह मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। पीएल पुलिया बताते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से हटा दिया था। मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। स्कूल के समय से ही मंच पर कविता, तीखे व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे थे। इसी दौरान साल 2000 के आसपास दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी और उनके 2 बेटियों से हुई थी। निधि शुक्ला के मुताबिक सभी लखनऊ और उसके पास के थे, इसलिए उसी समय से मधु और उनमें काफी अच्छे संबंध हो गए थे। बाद में सावित्री मणि कई बार मधुमिता से मिलने उसके घर भी आई थी। एक बार मधुमिता भी उनके घर गई, तभी अमरमणि त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। अमरमणि ने मधुमिता से अपने भाषणों के लिए कुछ पंक्तियां लिखने को कहा और दोनों के बीच संपर्क शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। इसकी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को मिली। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी के बीच इस बात को लेकर काफी बहस और झगड़ा होने लगा। लखनऊ के एसपी राजेश पांडे के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि एक बार मधुमणि त्रिपाठी किसी से जानकारी मिलने के बाद मधुमिता के घर पहुंच गई थी और दोनों के बीच काफी झगड़ा और बहस भी हुई थी। मधुमिता शुक्ला और मधुमणि त्रिपाठी के बीच कई बार फोन पर भी झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मधुमिता शुक्ला ने उन्हें ये भी बताया था कि अमरमणि त्रिपाठी की वजह से वो 2 बार गर्भवती हो चुकी हैं और दोनों बार उसे अबॉर्शन कराना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक जब मधुमिता शुक्ला तीसरी बार गर्भवती हो गई तब मधुमणि त्रिपाठी भी अपने करीबियों के जरिए मधुमिता की हत्या की योजना बनाने लगी, क्योंकि मधुमिता तीसरी बार गर्भ गिराने को तैयार नहीं थी। उनके करीबियों ने बाद में इस साजिश की सूचना अमरमणि त्रिपाठी को दे दी थी। राजेश पांडे के मुताबिक उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी भी इस साजिश में शामिल हो गए थे। निधि शुक्ला बताती हैं कि जिस दिन मधु की हत्या हुई
उस दिन उसकी उम्र करीब 19 साल 1 महीना और 6 दिन थी। अमरमणि के इतिहास और चरित्र के बारे में सब जानते थे और उसने मधु की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बनाया और फंसाने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी। इस मामले में ये सब साबित करने की कोशिश हुई थी। मधुमिता शुक्ला की शादी आईआईटी कानपुर के एक छात्र से नवंबर 2002 में हो गई थी। इसके लिए कॉलेज हॉस्टल के एक छात्र का अपहरण कर उसे गवाह बनाने तक की कोशिश की गई। दरअसल कानपुर के आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में एक छात्र की मधुमिता से कई बार बात भी हुई थी। ही नहीं, इसके लिए शादी कराने वाला एक पंडित और एक नाई तक को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की गई। राजेश पांडे ने इस केस के हर एक पहलू पर किस्सा गोई नाम के अपने एक यूट्यूब चैनल पर इसका जिक्र भी किया था। राजेश पांडे ने बीबीसी को बताया है कि अमरमणि त्रिपाठी कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी थे। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपनी जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और इसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी तक से की थी। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। निधि शुक्ला आरोप लगाती हैं कि हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा, हमारे 3 गवाह टूट गए। यहाँ तक कि गवाहों ने कहा कि इतनी धमकी मिल रही है तो आप जिंदा कैसे हैं। मैं बात समझ गई और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि की जमानत रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया था। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। साल 2013 में अमरमणि गोरखपुर के ही बीआरडी कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गए। इससे पहले उनकी पत्नी भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में आ चुकी थी। निधि शुक्ला का आरोप है कि अमरमणि और उनकी पत्नी को हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 साल से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हैं। गोरखपुर उनका घर है और उन्हें ऐसे क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता। साल 2013 में भी अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रिहाई के लिए अपील की, लेकिन उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार ने ये कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया था कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। निधि शुक्ला ने अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का एक मामला भी दर्ज कराया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में भेजा गया था। इसी महीने की 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को इस पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। निधि शुक्ला का दावा है कि ऐसी खबर पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि हमने ऐसी कोई याचिका डाली ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसके लिए हमसे अलग से अपील करने को कहा है। निधि शुक्ला बताती हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि राज्य सरकार अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ने की योजना बना रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन मैंने इसकी तारीख बता दी और यही मुझसे गलती हो गई थी। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही 24 अगस्त को ही अमरमणि को रिहा करने का फैसला कर लिया था। दरअसल राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि उम्र कैद पाए हुए कैदियों ने अगर कम से कम 14 साल कैद की सजा काट ली हो तो, और इस दौरान अगर उनका आचरण अच्छा हो तो
जांच और रिपोर्ट के आधार पर कैदी को रिहाई दी जा सकती है। राज्य सरकार के फैसले के बाद बीते शुक्रवार को अमरमणि और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में रिहाई हो गई थी। निधि शुक्ला का मानना है कि बीते 11 साल से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ज्यादा समय इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में थे, जेल में नहीं थे। इसके अलावा वो चाहती है कि इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी के आचरण को अच्छा बताने वाले अधिकारियों की भी जांच हो। फिलहाल अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जमानत मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।